ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, मेन रिएक्शंस हैं, उन सबको इसमें पूरा कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। क्लास 11th में हम लोगों ने इसके अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ा है। बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी होती है, वही केमिस्ट्री हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। थोड़े से बेसिक बात को साइड करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही क्लियर है कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप क्या होते हैं उनको हम लोग देखते हैं अभी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन और पांचवा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये इतने प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन क्लास 12th में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन, इन्हीं 3 रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये तीनों रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो अलग अलग टाइप को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी उससे पहले समझते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज़्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बिना मैकेनिज़्म के हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को नहीं समझ सकते। एक तरीके से कहें तो जो मैकेनिज़्म है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रामर है। जैसे हम लोग को हिंदी और इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है, वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए ग्रामर की एक ज़रूरत है, और वो ग्रामर है हमारा यहाँ पर मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स में हमारा होता है पोलैरिटी ऑफ सबस्ट्रेट, फिर हमारा होता है अटैकिंग ऑफ रिएजेंट, तीसरा होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर इंटरमीडिएट उसको बोलेंगे, चौथा होता है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो कुछ स्टेप्स होते हैं मैकेनिज़्म के, उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के जो रिएक्शन है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप स्टडी और ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को उसको काफ़ी डिटेल में स्टेप वाइज समझना क्या कहलाता है? हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला स्टेप है हमारा पोलैरिटी डेवलपमेंट। पोलैरिटी डेवलपमेंट ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा जो भी जैसे बोले रिएक्टेंट जितने भी हमारे होते हैं वो हमारे सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट पे पोलैरिटी का डेवलपमेंट ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप हमारा है अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी हम समझेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा हो गया बॉन्ड फ्यूजन, यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन को होने के लिए बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना
ज़रूरी होता है। तो इस बॉन्ड फिजन में भी 2 टाइप के बॉन्ड फिजन होते हैं। पहला हमारा होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक का मतलब हो गया, होमो का मतलब होता है सेम और लाइटी का मतलब होता है टू ब्रेक। यानी सेम, अगर मेरे पास जैसे अगर क्लोरीन ले ले, ये क्लोरीन क्लोरीन दोनों हमारा बॉन्डेड है, तो ये दोनों सेम स्पीसीज है। अगर ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और ये फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे। इसको हम लोग फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल भी इसको हम लोग बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन का, तो ये दोनों स्पीसीज सेम है, तो जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो ये हमारा कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अगला जो हमारा होता है वो होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इसमें अगर बात करें तो HCl ले लेते हैं। ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से अलग हैं, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उसकी ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, यानी ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस का मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्लोरीन ने छीन लिया। तो ये इस तरीके से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। यानी बॉन्ड फिजन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर सेम स्पीसीज़ में बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उसको होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे, और अगर अलग अलग स्पीसीज़ हैं तो उसको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे। हमारा जो अगला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का बनना एक नॉर्मल सी बात है, यानी कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें इंटरमीडिएट तो बनना ही है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और कोई भी कंपाउंड कितना स्टेबल है वो उस इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा हमारा कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा उसकी मेजॉरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इंटरमीडिएट के कुछ टाइप्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके जो टाइप्स होते हैं वो होता है पहला कार्बोकेटाइन। केटाइन नाम से क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। दूसरा होता है कार्बोएनाइन। एनाइन से रिलेट है यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यानी कार्बन पे अगर हमारा निगेटिव चार्ज आता है तो उस पूरे सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोएनाइन। वैसे ही तीसरा जो हमारे पास होता है फ्री रेडिकल, जैसा कि इस केस में ये फ्री रेडिकल कहलाएंगे। चौथा है हमारे पास कार्बिन, और पांचवा है हमारे पास नाइट्रीन। ये सारे सबस्ट्रेट हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की तरफ मिलते चलेंगे, पर हम इनको अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे हम आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी, पर अभी हम लोग एक बेस तैयार कर रहे हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, अगला हमारा जो स्टेप है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोनाइन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। और जो पांचवा स्टेप है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी इन 5 स्टेप्स में हम लोग उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, किस तरीके से वो रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे बॉन्ड फिजन होगा, कैसे उसका इंटरमीडिएट बनेगा, और किस कंडीशन में वो स्टेबल होगा, और फिर कैसे उसकी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये इन पूरे स्टेप्स में इस चीज़ को समझेंगे, और यही हमारा
मैकेनिज़्म कहलाता है। तो अब इन सब स्टेप्स को हम लोग बारी बारी करके समझेंगे। पहला जो हमारा स्टेप था वो था पोलैरिटी डेवलपमेंट ऑन सबस्ट्रेट। ये जो पोलैरिटी डेवलपमेंट है सबस्ट्रेट पे, ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो पोलैरिटी डेवलपमेंट है, ये इसका एक अलग नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी जो सबस्ट्रेट पे हमारा पोलैरिटी डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये दो तरीके का होता है। पहला जो होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परोरी। यानी जो पोलैरिटी डेवलपमेंट होता है सबस्ट्रेट पे, वो दो तरीके से होता है। एक परमानेंट डेवलपमेंट होता है और टेम्परोरी डेवलपमेंट होता है। तो जो टेम्परोरी होते हैं उनमें आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और जो दूसरा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और जो परमानेंट इसके अंदर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा जो आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा जो आता है हाइपर कंजुगेशन। तो इन तरीकों से सबस्ट्रेट पे हमारा पोलैरिटी का डेवलपमेंट होता है। सॉरी, यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो बारी बारी करके हम इन चीज़ों को समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि ये इफेक्ट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही हमारे इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें पोलैरिटी डेवलपमेंट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें, CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे Cl जो है वो हाइड्रोजन से और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पार्शियल प्लस आएगा। अब इस पे पार्शियल प्लस आया, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो ये इधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना शुरू करेगा। तो इस पे डबल पार्शियल प्लस आएगा। फिर इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पड़ गई है, तो ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इस तरीके से एक ऐसा ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इस पे ये जो जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनमें पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो गया है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है और इसको हम लोग सिग्मा फील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, सिग्मा फील्ड इफेक्ट। ये एक काफ़ी वीक इफेक्ट है और इसको दूसरे इफेक्ट के साथ अगर कंपेयर करें तो इसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ बॉन्ड जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी एटम के वैलेंस सेल में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये, अगर क्लोरीन अपनी तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर लेता है और उस पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डेंसिटी सिर्फ इसकी तरफ शिफ्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ही इसको दे दिया है। जैसे क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का जो एस सबसेल है वो क्लोरीन के किसी सबसेल से बॉन्ड बनाएगा।
तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ झुक जाएगा। ऐसे हम लोगों ने इसको पिक्चर बना के भी समझा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से इसका हो गया, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट कर गई है। दूसरी बात ये है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये कार्बन 1 से कार्बन 4 की तरफ डिक्रीज करता जाता है। यानी ये जो है ये इफेक्ट ज़्यादा होगा, इससे कम इफेक्ट इधर होगा, इससे कम इफेक्ट इधर होगा, और जो कार्बन 4 होगा उस पर इफेक्ट काफ़ी कम होगा। और कार्बन 4 वाला जो है इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी वीक इफेक्ट है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास बहुत सारे कार्बन होंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 कार्बन ले लूँ और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट मेरे रिस्पॉन्स में आएगा। लेकिन इधर के बाद ये जितने भी कार्बन है इन पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आते आते इसकी जो इफेक्ट होगी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होगी और वो स्टेबिलिटी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। जो मेरा पहला इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है -I ग्रुप, और जो दूसरा होता है वो होता है +I ग्रुप। तो समझते हैं कि -I ग्रुप क्या है। ग्रुप और एटम विच withdraw sigma electrons from hydrogen is called -I ग्रुप। यानी वो ग्रुप या एटम जो हाइड्रोजन से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको विथड्रॉ करे, यानी उससे इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपनी तरफ, वो जो ग्रुप होगा, वो एटम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे -I ग्रुप। एग्जाम्पल समझे तो CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन और इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप है ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है। तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग बोलेंगे -I ग्रुप। यानी वो ग्रुप या एटम जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से क्या करे, विथड्रॉ कर ले, अपनी तरफ खींच ले, उसको हम लोग बोलते हैं -I ग्रुप। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 है और ये sp3 है। क्लास 11th में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना सीखा है। किसी भी सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है तो हम लोग काउंट करते हैं कि उससे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं प्लस में कितने लोन पेयर हैं। तो बात करें इस कार्बन की तो इसके साथ एक बॉन्ड ये एक ही है, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ बना है, यानी टोटल इसके पास 4 बॉन्ड हुए। तो 4 बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp3 होता है। तो ये sp3 हो गया। और इसमें अगर बात करें हम लोग तो एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन है 1 2 और एक हाइड्रोजन, यानी टोटल ये जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो हमारा होता है sp2। अब अगर कंपेयर करें sp3 और sp2 में तो sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि sp2 की जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। इसमें अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो 25% है और इसमें बात करें तो 33.33% है। यानी sp2 sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो मेरे पास ग्रुप हुआ यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इससे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच के रख रहा है यानी विथड्रॉ कर रहा है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, -I ग्रुप। यानी वो कोई भी ग्रुप जो
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करे, अपनी तरफ खींच के रखे, वो क्या कहलाता है? माइनस आई ग्रुप। जल्दी से हम लोग प्लस आई ग्रुप को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ नोट लिखना चाहें माइनस आई ग्रुप के बारे में तो क्या लिख सकते हैं? हमारा जो पहला नोट होगा, ऑल कैटायनिक ग्रुप shows माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जो हम दूसरा नोट लिख सकते हैं, ऑल कैटायनिक ग्रुप हैव मोर माइनस आई इफेक्ट देन न्यूट्रल एटम। तो ये कुछ नोट्स हो गई हमारे माइनस आई ग्रुप के बारे में। बात करें अगर प्लस आई ग्रुप की, तो ऑल एनायनिक ग्रुप्स shows प्लस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें अगर CH2 लोन पेयर को माइनस NH ETC, ये जो भी ग्रुप्स हैं हमारे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। जो माइनस आई इफेक्ट था वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। दूसरा जो है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स एंड शोज प्लस आई इफेक्ट। जैसे ये मेरे पास एक अल्काइल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय।